अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात रॉकेट फोर्स की करेंगे, जिसे बनाने की दिशा में तैयारियों को और तेज कर दिया गया है। और इसी कड़ी में अब रॉकेट फोर्स के लिए 250 से ज्यादा प्रलय मिसाइलों की खरीद की इजाजत दे दी गई है, जिसके लिए 7500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिसंबर 2022 में रक्षा मंत्रालय से इंडियन एयरफोर्स के लिए इन मिसाइलों की नई यूनिट को मंजूरी देने के बाद यह कदम उठाया गया ताकि देश की सरहदों की सुरक्षा कवच को और मजबूत बनाया जा सके और इसको कोई भेद ना सके। ये रॉकेट फोर्स क्या होती है और इससे फायदा क्या होगा, ये आपको आगे हम तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब यह मिसाइल दुश्मन पर टूटेगी तो बचने का कोई चांस नहीं होगा। 500 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का जो भी इलाका आएगा, ये मिसाइल प्रलय मचा देगी। देश के दुश्मनों के खिलाफ भारत तैयार करने जा रहा है मिसाइलों का एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह जिसे भेद पाना दुश्मनों के बस की बात नहीं है। भारत के पूरब में 500 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान और पश्चिम में लेह लद्दाख से सटी सीमा से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश के 500 किलोमीटर का दायरा प्रलय मिसाइल की जद में होगा। अपनी सेनाओं को और ताकतवर बनाने के लिए भारत ताकतवर रॉकेट फोर्स बनाने जा रहा है। इसमें शामिल होने वाली सबसे नई और घातक मिसाइल है प्रलय मिसाइल। भारत सरकार ने 250 से ज्यादा प्रलय मिसाइलों की खरीद की अनुमति दी है। पिछले साल दिसंबर में ही रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए प्रलय मिसाइल की एक यूनिट को क्लियरेंस दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इसकी 2 यूनिट की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस मिसाइल को सबसे पहले वायुसेना में शामिल किया जाएगा और इसके बाद भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। प्रलय टेस्टिंग अपने आप में भारत के लिए एक बहुत ही विशेष कदम है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है, जहां हम अपनी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट कर चुके हैं, उसकी अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका जो स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन सिस्टम है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है, दे आर अ क्लास अपार्ट जिसको हम कह सकते हैं। और ये स्पेशली हमारी तीनों फोर्सेस के लिए जो रॉकेट फोर्स हम बनाना चाह रहे हैं, ये उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, यानी सीमा के पास दुश्मन के किसी भी अड्डे को खत्म करने के लिए ये बेहद कारगर है। दिसंबर 2021 में इस मिसाइल का 24 घंटे में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। अगर LAC या LOC के पास से इसे दागा जाए तो चीन और पाकिस्तान के बंकरों, तोपों और मिलिट्री बेस या उनके हथियार डिपो को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि किस सीमा पर कितनी मिसाइलें तैनात होंगी अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये बात तो तय है कि छोटी दूरी की इस मिसाइल की तैनाती से सीमाएं ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। कम रेंज का फायदा ये है कि प्रलय मिसाइल सीमा के पास मौजूद दुश्मन के अड्डों को चुटकियों में खत्म कर देगी। वैसे प्रलय की रेंज को बढ़ाने पर भी काम चल रहा है ताकि उसकी मारक क्षमता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेसी और गति ही इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। बड़ी बात यह है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए प्रलय मिसाइल को रोकना तकरीबन नामुमकिन है। प्रलय मिसाइल की टर्मिनल फेज में स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जा सकती है। 5 टन वजन वाली ये मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम वजन का पारंपरिक हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइलें हैं प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। ये मिसाइल 10 मीटर यानी 33 फीट तक सटीक निशाना साध सकती है, यानी टारगेट से 33 फीट के दायरे में अगर ये मिसाइल गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती है तो करती। यानी प्रलय मिसाइल की खासियत यह है कि इससे जितने इलाके को नष्ट करना है उतना इलाका ही बर्बाद होगा। ये रॉकेट फोर्स तीनों सेनाओं की मिसाइलों का रखरखाव करेगी और हमलों को अंजाम देगी। इस मिसाइल की खासियत है कि इसे इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ओवरऑल डिस्टेंस डजंट मेक डिफरेंस, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट हमने करी है उसे एक टैक्टिकल एडवांटेज में ले आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। रॉकेट फोर्स के बनने से भारतीय सेना के कोर ऑफ आर्टिलरी के ऊपर से दबाव हटेगा। ये फोर्स न केवल भारत के स्ट्रैटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी, बल्कि मौका मिलने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तुरंत ही तैयार होगी।
LAC की चुनौतियों को देखते हुए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों की भारत को सख्त जरूरत है। बड़ी बात यह है कि प्रलय मिसाइल के हमले का तोड़ किसी दूसरे देश के पास नहीं है और भारत ने अपनी सीमाओं को प्रलय से सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जनवरी 2020 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद जनरल बिपिन रावत के ही जरिए रक्षा मंत्रालय रॉकेट फोर्स बनाने की ओर आगे बढ़ा था, ताकि मिसाइल ताकत के जरिए देश की सरहदों को और महफूज किया जा सके। और यही वजह थी कि पाकिस्तान से सटी सीमा LOC और चीन से सटी सीमा LAC पर प्रलय मिसाइलों की तैनाती का फैसला लिया गया, जिसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी सिर्फ रॉकेट फोर्स के पास ही है। और ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर रॉकेट फोर्स होती क्या है और भारतीय सेना का इसको बनाने पर जोर आखिर क्यों है। भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स की तरह काम करने की जिम्मेदारी कोर ऑफ आर्टिलरी की है, जिस पर युद्ध या फिर सैन्य कार्रवाई के हालात में टैंक, तोप और मिसाइलों के इस्तेमाल के जरिए मुंहतोड़ जवाब देने का दबाव होता है। यानी अगर कोई दुश्मन हमारे देश के खिलाफ युद्ध या फिर लड़ाई छेड़ता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने की जवाबदेही कोर ऑफ आर्टिलरी की सबसे पहले होती है। लेकिन टैंक और तोप के इस्तेमाल की वजह से हमारे सैनिकों को सीधे युद्ध में उलझना पड़ता है, जिसकी वजह से जानमाल के नुकसान की आशंका हमेशा बनी रहती है। सैनिकों से जुड़ी इस जानहानि को टालने के लिए रॉकेट फोर्स की जरूरत महसूस की गई, जिसको बनाने के सुझाव भारत के दिवंगत CDS बिपिन रावत ने साल 2021 में ही दे दिया था, ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के साथ जंग के मैदान में सैनिकों को तैनात किए बिना दुश्मनों के सामरिक और सैन्य अड्डों को तगड़ी चोट पहुंचाई जा सके। बिना किसी नुकसान के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तोप और टैंक की बजाय रॉकेट फोर्स के पास सिर्फ मिसाइलों के इस्तेमाल की जिम्मेदारी होगी, जिनमें सतह से सतह पर मार करने वाली सेमी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय भी शामिल है। रॉकेट फोर्स का मुख्य काम सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर हमले को अंजाम देना होगा। हालांकि अभी भारतीय सेना के लिए रॉकेट फोर्स के गठन की संभावना है। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो नौसेना और वायुसेना के लिए भी अलग से रॉकेट फोर्स बनाई जा सकती है। और यही वजह है कि पिछले साल दिसंबर में ही एक यूनिट को मंजूरी देने के बाद अब इसकी 2 और यूनिट्स को खरीद को क्लियरेंस दे दिया गया है। ऐसे में दुनिया भर के शक्तिशाली देश अब सेना के लिए अलग रॉकेट फोर्स का गठन कर रहे हैं, ताकि रॉकेट फोर्स का नाम सुनकर दुश्मन देश कभी भी हमले की हिमाकत न करे, क्योंकि इससे उनके सैनिकों के हताहत होने की संख्या में इजाफा हो जाएगा। 3488 किलोमीटर लंबी LAC और 776 किलोमीटर लंबी LOC भारत के लिए दोहरी चुनौती की तरह है। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की मौजूदगी में भारत पारंपरिक युद्ध पद्धति की जगह अब गैर पारंपरिक युद्ध के तरीके तलाश रहा है। पर्याप्त लंबी दूरी की मारक क्षमता बढ़ने के अलावा किसी भी परिस्थिति में अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल भी जिसमें शामिल होगा। बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली और NCR समेत अब देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त सूरज की तपिश है। लोग बेहाल हैं क्योंकि पारा 40 के पार है और लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। लेकिन अब अच्छी खबर मौसम विभाग की तरफ से आई है। गुड न्यूज ये है कि दिल्ली, NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आज से लेकर 20 अप्रैल तक आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में आमतौर पर मौसम के सूखा रहने की संभावना है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालयी इलाकों और आसपास के मैदानी इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। यानी आने वाले कुछ दिनों में लोगों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। गर्मी से दिल्ली वाले बेहाल हैं, यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड वाले भी बेहाल हैं। अप्रैल के महीने में ही सूरज की इस तपिश ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया है। हालांकि इस गर्मी के बावजूद जो लोग घर से निकले वो गन्ने का जूस, कोल्ड ड्रिंक या फिर दूसरे तरीकों से खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश करते रहे। देश की राजधानी दिल्ली से आए इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि कैसे 40 डिग्री के टॉर्चर से दिल्ली NCR परेशान है। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच दिल्ली NCR के लोगों के लिए गुड न्यूज है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आंधी के साथ बारिश देखने को मिल सकती है।
पारा 40 डिग्री के पार जा रहा है। लोग गर्मी से त्रस्त हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश हो सकती है और लोगों को राहत मिल सकती है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम विभाग से साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार जी। सर, कैसा रहेगा दिल्ली में आने वाले दिनों का तापमान? देखिए, जो अभी दिल्ली में एनसीआर दिल्ली में जो टेम्परेचर चल रहे हैं 40 के पास डिग्री चल रहे हैं और आज भी ऐसे ही उम्मीद है। इसके बाद क्या है कि टेम्परेचर्स में गिरावट आने की उम्मीद है। उसका कारण क्या है कि अगर ये आप सैटेलाइट पिक्चर की तरफ देखेंगे, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो पूरा आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज से वेदर देना स्टार्ट कर देगा। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी जैसे ही सामने आई, दिल्ली वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लोगों ने बताया कि उन्हें अप्रैल में पड़ रही इस भीषण गर्मी से छुटकारा पाने के लिए बारिश का बेसब्री से इंतजार है। बारिश का इंतजार है आपको? बहुत बेसब्री से इंतजार है कि बारिश हो जाए बस। और बहुत गर्मी हो रखी है, बारिश होगी तो कुछ मौसम भी अच्छा होगा और घूमने का भी मन करेगा। चंडीगढ़ से ज्यादा दिल्ली में है गर्मी में। बारिश हो जाए ऐसे में तो? बारिश हो जाए तो अच्छी बात है। काफी गर्मी पड़ रही है, इट्स क्वाइट टफ। बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है, पानी की प्यास भी लगती है तो मुश्किल हो रही है। बारिश का इंतजार है? इंतजार तो रहेगा ही, जैसे ही टेम्परेचर कम हो अच्छा ही रहेगा सबके लिए। अगर बारिश हो जाए दिल्ली में आने वाले दिनों में तो? बारिश हो जाए तो फिर भी वो 1-2 दिन नॉर्मल रहेगा। अच्छी बात यह है कि मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक 18 तारीख को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश होने की उम्मीद है। 18 और 19 को हिमाचल प्रदेश में और 19 अप्रैल को उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। 17 से 18 अप्रैल के दौरान हिमाचल प्रदेश में और 18 से 20 अप्रैल के दौरान उत्तराखंड में ओले गिरने की संभावना है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत जैसे यूपी, उत्तराखंड, क्या यहाँ पे भी बारिश देखने को मिलेगी? जैसे मैंने वही आपको बताया, पूरा जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में ऑलरेडी वेदर हो रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा सारे रीजन में हम रेनफॉल एक्टिविटी की उम्मीद कर रहे हैं। और साथ में ये भी हो सकता है कल और परसों में आपका कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकता है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होने की उम्मीद है। मौसम के मिजाज में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दिखाई दे रहा है और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। यानी अगले कुछ दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक खुशगवार मौसम देखने को मिल सकता है, जबकि बंगाल, बिहार और तटीय आंध्र प्रदेश समेत 6 राज्यों में कुछ दिनों तक लू चलने की संभावना जताई गई है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बाबा बर्फानी वाली गुड न्यूज भी दे देते हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। दूसरी तरफ बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए गुड न्यूज ये आई है कि आज से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 31 जुलाई तक चलेगी और इस दौरान तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी, ताकि श्रद्धालुओं की इस पवित्र यात्रा को पहले से ज्यादा सुगम और आरामदायक बनाया जा सके। इस यात्रा के लिए कहां और कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन और कितनी है रजिस्ट्रेशन की फीस, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 1 जुलाई से पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। आस्था की ये यात्रा 62 दिनों तक अनवरत जारी रहेगी और 31 अगस्त 2023 को अमरनाथ यात्रा का समापन होगा। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का काउंटडाउन आज से शुरू हो चुका है और आज से महायात्रा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। आज से इस वर्ष की श्री अमरनाथ जी की यात्रा का बिगुल बज चुका है। दरअसल आज से जो इच्छुक यात्रीगण हैं वो अपना पंजीकरण करा सकते हैं, यानी कि पंजीकरण की जो प्रक्रिया है वो आज से आरंभ हो चुकी है। ये सुविधा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होगी और जो इच्छुक यात्रीगण हैं वो नामित बैंक शाखाओं में जा सकते हैं और वहां पर अपना आवेदन भर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालु ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप jksasb.nic.in पर रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ आपको सारी डिटेल्स भरनी होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरें। नाम के साथ साथ पता भरना जरूरी है। श्रद्धालुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में भी आप पंजीकरण करा सकते हैं।
जम्मू कश्मीर की 20 बैंक शाखाओं में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं देश भर में ऐसी 542 बैंक शाखाएं हैं जहां पर आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। इस बार सरकार ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है और आधार कार्ड ही सबसे मुख्य दस्तावेज होगा। बहुत ही सिंपल है सर, इस बार तो सिंपल आधार जो है वो साथ में रखना है। आधार ऑथेंटिकेशन होगा, अपनी यात्रा स्लिप जो है प्रिंट होके सामने है। तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी? मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा। हेल्थ चेकअप कराना है किसी सरकारी अस्पताल? बिल्कुल बिल्कुल, वो डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।